हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। संपूर्ण भारतवर्ष भारत के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह परंपरागत रूप से सादगी के साथ एवं आकर्षक ढंग से मना रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को आयोजित करने का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना और स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव जगाना है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से ज्ञात होता है कि देश के लिए अनेकों देशभक्त शहीद हुए। उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों को याद करने और उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता आज हो गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आइए इतिहास के आईने में जाकर देखते हैं कि किस प्रकार हमारा सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी, जिसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी। सन 1608 में कंपनी का पहला पोत सूरत पहुंचा, जहां पुर्तगालियों ने उससे मोर्चा लिया। सन 1612 में कैप्टन बोस्टन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़े ने पुर्तगाली हमले को कुचल दिया और कंपनी ने सूरत में व्यापार करना शुरू कर दिया। सन 1615 से 1618 ईस्वी में सम्राट जहांगीर के समय ब्रिटिश नरेश जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त किए और धीरे धीरे कंपनी एक व्यापारिक निगम न रहकर एक ऐसी राजनीतिक और सैनिक संस्था बन गई जिसने संपूर्ण भारत पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से क्षुब्ध होकर सन 1857 ईस्वी में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। उस समय गवर्नर जनरल चार्ल्स जॉन कैनिंग थे। वह वर्ष 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। विद्रोह के केंद्र लखनऊ, बरेली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और बिहार आदि थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर खान, कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। इस विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक अन्य कारण थे। राजनीतिक कारणों पर चर्चा की जाए तो पता चलता है कि व्ययगत का सिद्धांत अर्थात अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। अंग्रेजों द्वारा सतारा, नागपुर, झांसी जैसी रियासतों को अपने अधिकार में ले लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। सामाजिक कारणों में अगर देखा जाए तो सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। आर्थिक कारणों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। सैन्य कारणों में अगर देखा जाए तो एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान करना। सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून पारित किया कि कंपनी की सेना में नौकरी करने वालों को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ये सब कारण थे विद्रोह के। तात्कालिक कारणों में अगर देखा जाए तो ये अफवाह फैली कि एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें लोड करने से पहले मुंह से खोला जाता था। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों ने इसके प्रयोग से इनकार कर दिया। इसके विरोध में मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई तो उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह के कारण भारत में समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए थे। ब्रिगेडियर नील जेम्स ने 11 जून 1857 को इस विद्रोह को दबा दिया। 1858 में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की प्रभुसत्ता ब्रिटेन के सम्राट ने
स्वयं ग्रहण कर ली। सन 1858 से 1884 के बीच सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा, लॉर्ड लिटन की साम्राज्यवादी नीति, जातीय भेदभाव, भारत का आर्थिक शोषण, एल्बर्ट विधेयक विवाद आदि के फलस्वरूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और जिसके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है। इसके संस्थापकों में दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा भी थे। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में 28 से 31 दिसंबर 1885 तक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में श्री वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना आदि था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग रहकर भी बहुत से वीरों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, जिनमें सावरकर बंधु, चापेकर बंधु, सरदार भगत सिंह, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और ऊधम सिंह आदि थे। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को सुविधा के लिए 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है नरम या उदार राष्ट्रवादियों का काल। ये समय है 1885 से 1905 तक का। इस काल में उदारवादी नेताओं जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि को ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा थी और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। इन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने में प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र आदि का मार्ग ग्रहण किया था। दूसरा चरण था उग्रवादी राष्ट्रवादियों का काल, 1906 से 1918 तक। सरकार द्वारा कांग्रेस की मांग की उपेक्षा और वायसराय लॉर्ड कर्जन की भारत विरोधी नीतियां जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन, सैनिक व्यय में वृद्धि, अकाल और प्लेग के अवसरों पर सरकार का प्रबंध असंतोषजनक होने के कारण उग्रवाद पनपा और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ने माना कि उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की नीति से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, लड़के व लड़कियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा का विकास, निष्क्रिय प्रतिरोध आदि का मार्ग ग्रहण किया। इस काल में खुदीराम बोस, जो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश की थी। इसके लिए खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 में 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। तीसरा चरण है गांधीवादी युग, 1919 से 1947 तक। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अहिंसात्मक साधन अपनाए। इस बीच की प्रमुख घटनाओं में 13 अप्रैल सन 1919 को जनरल डायर द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में हो रही एक विशाल सभा में सैकड़ों निरपराध पुरुषों और बच्चों की हत्या किया जाना, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा ग्राम में कांग्रेस के द्वारा एक जुलूस के निकालने पर पुलिस द्वारा जुलूस को रोकने के प्रयास में पुलिस और जनता के बीच मुठभेड़ में उत्तेजित जनता द्वारा एक थानेदार और 21 सिपाहियों को थाने में खदेड़कर आग लगा देना आदि थे। 1 सितंबर 1937 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया और 3 सितंबर को ब्रिटेन के युद्ध में कूदने से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, जो अगस्त 1945 में जापान के द्वारा घुटने टेक देने के बाद समाप्त हो गया। ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और लेबर पार्टी की विजय हुई तथा इसके नेता मिस्टर एटली प्रधानमंत्री बने और 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में घोषणा की थी कि सम्राट की सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंट बिल 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। इस बिल में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। यह बिल 18 जुलाई 1947 को मंजूर हुआ। इसके अंतर्गत भारत में 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई, भारत और पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन ने 13 अगस्त 1947 को कराची जाकर पाकिस्तान संविधान सभा को सौंप दिया और 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को वंदे मातरम गीत के साथ भारत को सत्ता मिली। लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक सत्ता ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया गया था, परंतु भारत में अंग्रेज हुकूमत का विरोध तेज होता देखकर
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि अगर 30 जून 1948 तक का इंतजार किया जाएगा तो हस्तांतरित करने के अलावा सत्ता में कुछ नहीं बचेगा। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त के दिन को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे, क्योंकि 1945 में 15 अगस्त के दिन ही जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने उनकी अगुवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 अगस्त को ही द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर को 2 वर्ष पूरे हो रहे थे। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल स्वयं मिस्टर जिन्ना बने। भारतीयों ने लॉर्ड माउंटबेटन को उनकी ईमानदारी, सेवा भावना और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के कारण स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के अवकाश ग्रहण करने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल हुए और 26 जनवरी 1950 को नए संविधान के लागू होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। अब प्रश्न होता है कि क्या जिस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए थे, उस स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए सभी तैयार हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि हमें अधिकार तो मिल गए हैं, परंतु क्या ऐसा तो नहीं कि उन अधिकारों का उपभोग करते समय हम किसी और के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं? संविधान की जानकारी, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर, राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, लोगों में परस्पर भ्रातृत्व, स्त्रियों का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, जीवों के प्रति दया, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, बच्चों को शिक्षा के अधिकार आदि मुद्दों पर हम कितने जागरूक और सजग हैं। इन सबको प्राप्त करने के लिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के बारे में जानना अत्यंत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है। इसी के दृष्टिगत 13 से 15 अगस्त 2024 के मध्य संपूर्ण देश में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में झंडा संहिता का अनुपालन करते हुए व्यापक जन सहभागिता से हर घर तिरंगा कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से किसानों, गरीबों, वंचितों, शोषितों और उपेक्षित वर्ग के साथ साथ प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए साफ नियत, सही विकास के संकल्प को साकार कर रही है तथा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करते हुए अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को आयोजित करने का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना और स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव जगाना है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को भारत की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को अपने हृदय में रखते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों को समझना होगा, जिससे सभी को, चाहे वो प्रकृति हो या पर्यावरण, जीव हो या जंतु हो, महिला हो या बच्चे हो, सभी को अपने अपने अधिकार प्राप्त हो सकें, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहे। तो इसी के साथ अपने विचारों को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।